गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अपन पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक्स, तो आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि यार थर्मोडायनामिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, क्या क्या थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ना है और क्या क्या आगे आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। अब अपन ने यहाँ पर बेसिक्स तो सारे कंप्लीट कर लिए, जीरोथ लो कंप्लीट कर लिया, वर्क एंड हीट के बारे में अपन ने जानकारी ले ली। हीट के बारे में इतनी ज़्यादा नहीं ली, लेकिन वर्क के बारे में अपन ने कंप्लीट जानकारी ले ली है। अब जो है मैं हीट आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स जो है वर्क और हीट से ही रिलेटेड है। यानी कि ये जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है इसका काम ही यही है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ें, हीट और वर्क के बारे में पढ़ें। तो अब हम हीट को शुरू करने वाले और इस हीट के आधार पे ही हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी पूरा उसका भी आधार ही क्या है, हीट है। अब इसी के अंदर अपन अभी जैसे कई बार आता है, एक तो आता है आइसोएंथैल्पिक या फिर एंथैल्पी आता है, और आइसो एंट्रोपी प्रोसेस आते हैं, जैसे एंट्रोपी आता है। यानी एंट्रोपी और एंथैल्पी जो आता है वो भी एक टाइप की एनर्जी है, लेकिन अभी आपका उससे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तो धीरे धीरे जैसे जीरोथ लॉ में अपन ने टेम्परेचर और हीट को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दिया, फर्स्ट लॉ में आप एंथैल्पी से बिल्कुल वाकिफ हो जाओगे और उसके बाद सेकंड लॉ में अपन एंट्रोपी से वाकिफ हो जाएंगे। ठीक है ना, जो कि हमें लगता है कि बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, पहले कभी जीवन में पड़ी नहीं है। ठीक है श्रीमान, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। शुरू करते हैं हम। तो हीट के बारे में मैं बोलूं आपको, अगर अपन ने कुछ एक रिवीजन भी करे थे हीट के बारे में, अगर मैं आपको बोलूं तो हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करती है, यहां पर बता देता हूं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये किस टाइप की एनर्जी है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से अभी समझ में आ जाएगा सर। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक बर्नर लगा दिया मैंने, है ना, बर्नर लगा दिया, चूल्हा जला दिया। अब इसमें भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी। मैंने इस पानी को वेट कर लिया था, इसका मेज़र कर लिया था। मैंने यहाँ पर पानी भरा था 2 kg। क्या भरा था? 2 kg वाटर। मैंने इसको क्या कर दिया, एक वेइंग मशीन पर रखा। रखने के बाद मुझे पता चला कि इसका वेट क्या है, 2 kg है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान देना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हीट सप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो हीट सप्लाई हो रही है किस में, इस पात्र में। तो इससे क्या होगा, आप जानते हो इससे क्या होता है हीट सप्लाई करने से? हीट से टेम्परेचर बढ़ता है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि हीट बढ़ाने से क्या बढ़ता है, टेम्परेचर। यानी कि जितना ज़्यादा हीट दोगे उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा। यानी कि यहाँ पर जो है हीट जो है वो टेम्परेचर से बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो इसका खुद का ऑलरेडी टेम्परेचर 24 डिग्री होता, ठीक है, और हीट और आप दे रहे हो तो 24 से ज़्यादा बढ़ता, यानी कि 25 होता, 26 होता, 27 होता, यानी 25, 26, 27, 28 डिग्री पर पहुंचता। यानी अंतर ये उस पर नहीं कर रहा कि टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का इससे कोई संबंध नहीं है। आप अगर किसी भी वस्तु को जिसका तापमान कुछ है अगर गर्म करोगे तो ऐसा नहीं है कि उस हीट के अनुसार उसका तापमान गिर जाएगा। जैसे मान लो 1 जूल है, 1 जूल पर मान लो तापमान होता है 1 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा नहीं है कि जो 27 डिग्री सेल्सियस पर जो कोई पहले पदार्थ था उसको आप अगर 1 जूल की हीट दे रहे हो तो उसका तापमान 1 डिग्री हो जाएगा। नहीं, बढ़ेगा ही सही, चाहे 1 जूल लगाओ, चाहे 2 जूल लगाओ, चाहे 4 जूल लगाओ, यानी कि वो तापमान में अंतर उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये है कि तापांतर बढ़ता है। अगर हम हीट सप्लाई करते किसी को भी तो क्या होता है, तापांतर बढ़ता है, इसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता है। ठीक है साहब। अच्छा, ताप में तो आ गया अंतर, मैंने देख लिया यहाँ पर वो थर्मामीटर लगा के कि साहब पहले 25 डिग्री था, अब 27 हो गया, तो 2 डिग्री का टेम्परेचर राइज इसमें आ चुका है। किसकी वजह से? जो हीट आपने सप्लाई करी। क्या ये द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है? बिल्कुल करता है। क्या द्रव्यमान को मैं अगर टेम्परेचर फिक्स कर दूँ, अगर मुझे पता है कि मुझे 1 डिग्री का चेंज चाहिए, मतलब मेरा जो पदार्थ है वो पहले 25 डिग्री पर है, अब मुझे 26 डिग्री करना है,
ठीक है। तो 26 डिग्री करने के लिए क्या 2 किलोग्राम पानी को 26 डिग्री पर पहुंचाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए होगी उतनी ही ऊष्मा क्या 10 केजी के लिए चाहिए होगी? नहीं, 10 केजी वाले के लिए ज़्यादा चाहिए होगी। समझ रहे हो? 10 केजी वाले के लिए ज़्यादा चाहिए होगी, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा हीट की आवश्यकता होगी। क्या? जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा हीट की आवश्यकता होगी। यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करूँ तो ये क्या हो जाएगा? Q इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा T। मास के भी प्रोपोर्शनल होता है और तापांतर के भी। जितना ज़्यादा तापांतर चाहिए होगा उतना ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा मास लिया आपने एक पर्टिकुलर तापांतर के लिए तो उतना ही ज़्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूँ तो मुझे एक कांस्टेंट ऐड करना होता है, और वो कांस्टेंट मैंने यहाँ पर कर दिया C, और इस कांस्टेंट का नाम है स्पेसिफिक हीट। क्या है इस कांस्टेंट का नाम? स्पेसिफिक हीट। ध्यान देना यहाँ पर, इस कांस्टेंट का नाम है स्पेसिफिक हीट। क्या है इस कांस्टेंट का नाम? स्पेसिफिक हीट। तो हीट कैसे आई? कैसे? समझ में आ रही है बात? भाई कष्ट तो नहीं है हीट के लिए किसी को? ये क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। अब अगर हमें स्पेसिफिक हीट नहीं पता किसी पदार्थ की तो हम उस पदार्थ के लिए स्पेसिफिक हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई सूत्र लगा लो, ये हो गया Q, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर m इंटू डेल्टा T। अगर मुझे स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट ही करनी है, मैं चाहता हूँ कि क्या होगी स्पेसिफिक हीट है, मैं जान के ही रहूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं मास को कर दूंगा फिक्स। क्या कर दिया? मास को मैंने फिक्स। कितना? 1 kg। मैंने मास कर दिया 1 kg। अच्छा, टेम्परेचर मैंने कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस है ये 1 डिग्री केल्विन, ये 1 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को एक एक कर दूंगा, तो इसको एक रख दूं, इसको एक रख दूं, तो क्या आ जाएगा? ये C इक्वल टू Q आ जाएगा। सब जगह एक रख दिया, यहाँ भी एक रख दिया, यहाँ भी एक रख दिया, तो C इक्वल टू Q आ जाएगा। यानी कि अगर कोई द्रव्यमान, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी द्रव्यमान या किसी पदार्थ का अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान लूं और उस 1 किलोग्राम द्रव्यमान का 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होगी वो उसकी विशिष्ट ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है? क्या कहलाएगी? वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। समझ में आई बात? यानी कि ये क्या है, यहां पर मैं अच्छे से लिखूं आपको, विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट जिसको बोलें अपन, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टॉपिक स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना? और हिंदी में भी लिख देता हूँ विशिष्ट ऊष्मा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ हीट required to raise 1 degree Celsius temperature of 1 kg substance। 1 किलोग्राम सब्सटेंस का अगर 1 डिग्री से आप टेम्परेचर रेज करते हो, संतोष जी गुड मॉर्निंग, तो क्या कहलाती है? जो अमाउंट ऑफ हीट है जो 1 किलोग्राम सब्सटेंस के 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए ज़रूरी होती है, उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट। यानी कि अगर हिंदी में लिखूं तो मैं बोल सकता हूं ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ, किसी 1 kg पदार्थ लिख सकता हूँ, 1 kg पदार्थ का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है? आवश्यक होती है।
ये है भाई आपकी स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ये है कि अगर किसी पदार्थ की 1 किलोग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो उसमें जितनी ऊष्मा लगेगी वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब ये स्पेसिफिक हीट जो है ये अलग अलग सिस्टम में अलग अलग टाइप से होते हैं। अच्छा, इसकी एक यूनिट के बारे में भी बात कर लेता हूँ मैं। अगर स्पेसिफिक हीट को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई, फटाफट यूनिट के बारे में बात कर ले। क्या मैं हीट को, एनर्जी है तो किलो जूल में मेजर करता हूँ, बिल्कुल। नीचे मास है तो उसको केजी में मेजर करता हूँ, बिल्कुल। और टेम्परेचर डिफरेंस को मैं हमेशा केल्विन में लूंगा। तो स्पेसिफिक हीट की जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी किलो जूल पर केजी केल्विन। क्या होगी, किलो जूल पर केजी केल्विन। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है। ठीक है श्रीमान, क्लियर हो गया। अब हम कुछ दो अलग अलग प्रोसेस के बारे में जानते हैं, देखते हैं। एक तो मैं बात करूंगा विशिष्ट ऊष्मा किस पर, सम आयतनिक प्रोसेस पर, और एक करूंगा मैं समदाबीय प्रोसेस पर। ठीक है ना, यानी कि अगर अंग्रेजी में बात करें अपन तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं समदाबीय प्रक्रम, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होगा समदाबीय प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है ना, विशिष्ट ऊष्मा यही होगा भाई। मैं पूरा हिंदी में भी आपको लिखा दूं। और ऐसे के ऐसे ही मैं एक दूसरा प्रोसेस लूंगा जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, क्या होगा ये, सम आयतनिक प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट कहीं से करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मैं बता देता हूं। वहां पर मैंने विशिष्ट ऊष्मा को सी से रिप्रेजेंट किया था। किससे, सी से। विशिष्ट ऊष्मा को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया था। ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो इसलिए मैं इसको सीपी से कर दूंगा। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो इसलिए मैं इसको सीवी से कर दूंगा। ठीक है, अब एक बार ये देखूं मैं कि यार कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम होता क्या है, कैसा होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर का कैसा बनेगा डायग्राम, आप यहां पर देखें अच्छे से। कांस्टेंट प्रेशर का बनेगा कि ये पिस्टन लग रहा है। क्या लग रहा है, ये पिस्टन। ठीक है, इसके अंदर भरी हुई है गैसेस। ठीक है, अब इसके अंदर गैसेस भरी हुई है तो ये गैसें इस पर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। ठीक है, ये प्रेशर कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर कैसे रहेगा, क्योंकि ये ऊपर जा सकता है। जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये ऊपर की तरफ खिसक जाएगा और ऊपर की तरफ खिसकते वापस से प्रेशर बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम फिक्स रहेगा। वॉल्यूम फिक्स कैसे रख सकते हैं हम, जैसे मान लो ये पिस्टन है, ये पिस्टन है तो ये पिस्टन के ऊपर लगा दिए मैंने क्लिप। अब ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता, यानी इसके अंदर जो गैसें हैं उनका वॉल्यूम सेम ही रहेगा। चाहे आप ताप बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, वॉल्यूम क्या करना है अपने को, सेम ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये मैंने सेम तो रख दिया श्रीमान, लेकिन अब मैं नीचे से क्या करता हूँ, इनको हीट करता हूँ और अब देखता हूँ कि यार किसके लिए, किसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट मुझे आवश्यकता होगी। यानी कि यहाँ पर जो हीट दूंगा, यहाँ पर जो हीट दूंगा वो हीट कहाँ जाएगी, एक तो जाएगी इसकी, जो हीट दूंगा मैं वो एक तो जाएगी इसका टेम्परेचर रेज करने में। कहाँ जाएगी, एक तो टेम्परेचर रेज करने में, यही होता है। दूसरा क्या होगा भैया, दूसरा क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन भी होगा। वर्क डन कैसे होगा, क्योंकि ये पिस्टन भी तो मूव कर रहा है, पिस्टन भी तो मूव कर रहा है। तो दूसरा क्या होगा, वर्क। क्या होगा श्रीमान, यहाँ पर वर्क, यानी कि ये जो हीट दे रहे हैं हम, ये हीट टेम्परेचर में तो जा ही रही है, कुछ वर्क में भी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर जो मैंने हीट दी, यहाँ पर जो मैंने हीट दी Q, ये Q किस में जारी होगी? टेम्परेचर में। अच्छा, क्या वर्क में भी जारी होगी? देख लो भाई, जारी होगी क्या? बताओ, वर्क में जारी होगी ये? भाई मुझे तो लगता है कि वर्क में ये जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि इसको कर दिया फिक्स। फिक्स को करते ही, इसको फिक्स करते ही आयतन में परिवर्तन शून्य। आयतन में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं, शून्य। और वर्क मैंने क्या पढ़ाया था आपको? पी डीवी। पी डीवी जो होता है, अगर डीवी शून्य है तो वर्क भी क्या हो जाएगा? शून्य। ध्यान देना, सम आयतनिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा? शून्य। यानी जितनी ऊष्मा आप इसमें दोगे, सारी की सारी ऊष्मा क्या हो जाएगी? टेम्परेचर राइज हो जाएगा। सारी की सारी ऊष्मा से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर राइज हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर अगर मुझे 1 डिग्री तापमान बढ़ाना है, 1 डिग्री तापमान बढ़ाना है, तो मुझे ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ तो वर्क खा जाएगा और कुछ ही जो है इसका तापमान बढ़ाएगा। यानी कि ये जो सीपी है, 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम पदार्थ का अगर आपको ऊष्मा देनी पड़ती है, तो वो ज्यादा देनी पड़ती है किसके कंपेयर में? कांस्टेंट वॉल्यूम के कंपेयर में। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर आप, जैसे मान लो यहां पर आपने 10 जूल दी, यहां पर मैं बता देता हूं, अगर यहां पर 10 जूल चाहिए आपको, यहां पर 12 जूल, यहां पर 12 जूल आपको हीट चाहिए, जो क्या करेगी? 10 जूल तो करेगी 1 डिग्री टेम्परेचर रेज, और ठीक है, और यहां पर जो है 2 जूल का क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर ये टेम्परेचर राइज करने के लिए अगर 10 जूल चाहिए, तो आपको वर्क में देने के लिए कोई जरूरत नहीं है, 10 जूल ही दे दो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए 10 जूल चाहिए थी, यहां पर भी वही चाहिए। लेकिन कुल एनर्जी, कुल जो हीट है, वो यहां पर 12 जूल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पर 12 के 12 जूल जो है, उसमें से 2 जूल जाएगी वर्क में और 10 जूल जाएगी इसके टेम्परेचर राइज में। जबकि यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर 10 जूल आप दोगे तो 10 के 10 जूल इसका टेम्परेचर राइज करेगी, ना कि कोई वर्क। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीपी जो है वो ज्यादा है सीवी से। समझ में आएगी मेरी बात? सर डायरेक्ट सेकेंड ईयर पॉलीमैकेनिक के लिए वीडियो बनाओ, पढ़ाओ। भैया हम एसएससी जेई के लिए पढ़ा रहे हैं, और जितने भी जूनियर इंजीनियरिंग स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी पॉलीटेक्निक स्पेसिफिक, कॉलेज स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको यहाँ से बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी आपके उसमें, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, हाँ वही चल रहा है, एसएससी जेई का ही बेच चल रहा है भैया ये महेश बाबू, एसएससी जेई का ही चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से ये ज़्यादा होता है, कम होता है। और इसके बारे में अपन ने बहुत सारी, कई सारी बातें ऐसी भी पढ़ी हैं जो आगे अपने हेल्प करेंगी। मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन अपन कल की क्लास में सॉल्व करने वाले थे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट छूटने की वजह से मैंने कहा इनको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ताकि इनके साथ जो जुड़ा कॉन्सेप्ट है वो भी आपका कवर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि सीपी जो होता है, मैंने ये देख ही दिया कि सीवी से ज़्यादा होता है, तो यार सीपी और सीवी का रेशियो जो होगा वो भी मोर देन 1 होगा। मोर देन 1 हमारे पास एक चीज़ है, हालांकि वो लॉजिकल है, मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको। सीपी और सीवी का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं गामा, ठीक है ना। गामा क्या होता है? एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है गामा? एडियाबेटिक कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है 1.414, ठीक है, ये है। और इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई?
Cp का मतलब हो जाएगा कि इट इज गामा टाइम्स Cv, ये भी लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कई सारे रिलेशंस हैं। अभी अपन आगे चलेंगे, एक रिलेशन में और यहां पर लिखाता हूं, और शायद मैंने पहले भी लिखाया था कि Cp माइनस Cv, क्योंकि Cp बड़ा है Cv से, तो ये जो आएगी वैल्यू Cp माइनस Cv जो आता है, ये आता है R, जो कि गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। लेकिन ये R कहां से आए ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये R कहां से आए ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में, ठीक है ना। हालांकि अभी आपको बस ये याद रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। बेटा ऐप के अंदर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हैं, पूरा कंटेंट है। अभी अपन ये चौथा सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मशीन डिजाइन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहां पर फंडा क्लियर। अब हम यहां पर एक कंपैरिजन करते हैं हीट और वर्क में। हीट और वर्क में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। हीट और वर्क भैया कुछ नहीं, एक ही जाति के दो लोग हैं। हीट एंड वर्क, हीट वर्सेस वर्क की अगर मैं बात करूं तो एक ही जाति के दो लोग हैं, यूं समझ लो। कैसे? क्योंकि ये दोनों ही क्या है, पाथ फंक्शन है। सबसे पहली बात तो ये दोनों ही क्या है, पाथ फंक्शन है। जैसे हीट के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो सिस्टम के पास आती है, मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी बता देता हूँ, एग्जैक्टली यहीं पे बता देता हूँ साइन कन्वेंशन। ये सिस्टम है, सिस्टम थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, ये सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में मैं बताता हूँ आपको कि अगर सिस्टम के अंदर हीट ऐड हो रही है, ये क्या है, हीट ऐड हो रही है, दैट इज पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन भी साथ में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और सिस्टम से अगर हीट निकल रही है, दैट हीट इज नोन एज नेगेटिव हीट, ठीक है। वर्क की बात करूं मैं तो वर्क थोड़ा सा उल्टा होता है। अगर सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है, सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है तो दैट विल टेकन एज पॉजिटिव, और अगर सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा है तो दैट वर्क इज नोन एज नेगेटिव वर्क, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव हीट कब होगी, जब वो सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है, और नेगेटिव हीट कब होगी, जब सिस्टम से बाहर निकल रही है। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा हो, ठीक है। और नेगेटिव वर्क कब होगा, जब बाहरी कोई सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा हो, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आएगी। साइन कन्वेंशन भी अपन यहां पर साथ के साथ ही लिख देते हैं, साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन भी देख लेते हैं। कंपैरिजन कुछ नहीं है, मैंने बोला एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे? बोथ आर पाथ फंक्शन। क्या है? पाथ फंक्शन है, आप सब जानते हैं। पाथ फंक्शन होने का एक फायदा क्या है, फायदा ये है, उसको नुकसान ही बोलते हैं, फायदा भी नहीं है, ठीक है, और नुकसान भी नहीं है। नॉट अ पॉइंट फंक्शन। भाई पाथ फंक्शन हो गया तो पॉइंट फंक्शन नहीं हो सकता, नॉट पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना। अब पॉइंट फंक्शन नहीं है तो आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि जो पॉइंट फंक्शन नहीं होता वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होता, नॉट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। क्या ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है? यानी कि अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत बार पूछा जाएगा कि क्या हीट और वर्क थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो आप मना कर देना कि हीट और वर्क कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है। इज इट क्लियर? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, और ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, इस वजह से इनको बोलते हैं हम इनएग्जैक्ट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है ये। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कौन होते हैं? जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है ये। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, उल्टा, ठीक है। इनका मतलब कई सारे लोग समझ जाएंगे कि इनएग्जैक्ट, इसका मतलब होता है नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, मैं जानता हूं। अब इसका मतलब क्या यार, डिफरेंशियल नहीं है तो क्या होगा भाई? डिफरेंशियल नहीं है तो क्या होगा? जो डिफरेंशियल होते हैं उनको हम डीपी से, जैसे प्रेशर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल तो डीपी से डिनोट करते हैं, डीटी से डिनोट करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, इनको डी डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू से डिनोट करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, इस वजह से इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। पीडीएफ भी ऐप पे ही मिलेगा भाई, महेश बाबू, पीडीएफ ऐप पे मिलेगा। तो ये हो गया भैया हीट और
किसका, वर्क का कच्चा चिट्ठा जो अपन ने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अपन ने बेसिक लॉज भी पढ़ा लिए थे हीट वीट का। यहाँ पर वापस से इसको थोड़ा सा वो भी कर देता हूँ मैं, हीट के लिए साइन कन्वेंशन क्या लिखूं, हीट एडेड टू द सिस्टम लिखा देता हूं मैं ऐसे स्टेटमेंट्स में से, हीट एडेड टू द सिस्टम, अगर सिस्टम पर हीट ऐड हो रही है, एडेड टू द सिस्टम क्या होगा, वो पॉजिटिव हीट होगा। हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, क्या होगा, नेगेटिव। बस ये हीट का हो गया। ऐसे ही अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ध्यान देना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, on the system negative। is it clear? ठीक है सर, ये है पूरा सिस्टम। अब हमने पढ़ लिया हीट और वर्क, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, क्योंकि वो सारा का सारा हीट से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या रिलेटेड है, कैसे है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब है हमारा धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये जितने भी लॉ है ना यार, ये सारे एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करते हैं। थर्मोडायनामिक्स सारे एनर्जी कंजर्वेशन पर ही काम करते हैं। यानी कि यहां पर ये कहा जाता है कि जितनी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, आइडियली उतनी हीट क्या हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। यही बोला जाता है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है ना, यहां पर आप सबसे पहले क्या लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि जितनी हीट अगर आप सप्लाई करोगे, यहां पर थर्मोडायनेमिक्स है तो हीट की ही बात करेंगे अपन, जितनी हीट आप सप्लाई करोगे, यानी सम ऑफ टोटल हीट चेंज, ये जितनी हीट आपने सप्लाई करी वो सारी कहाँ जाएगी, सम ऑफ टोटल वर्क चेंज पर। जितना वर्क डन में अंतर आया होगा उस अंतर के बराबर होगा जितना हीट में अंतर आया होगा, क्योंकि वो हीट वर्क में कन्वर्ट हो चुकी होगी। ये बात बोलना चाहते हैं कौन, ये आपका न्यूटन्स नहीं है, जूल ने दिया था ये, जूल्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, किसने दिया था, ये जूल ने दिया था, जूल्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इस प्रकार है। और जीरोथ लॉ किसने दिया था, मैंने वहां पे बताया नहीं, जीरोथ लॉ दिया था फाउलर ने। ठीक है ना, इनका ये भी याद रखना कभी कभार आ जाता है। मैं आपको ऐसे भी बता देता हूं, ऐसे भी बता देता हूं कि इसको याद करने का एक तरीका है, फिर से मतलब फाउलर, फिर से जेके ने, जूल्स के ने, ठीक है ना, फिर से जेके ने कुछ किया, ऐसे कुछ याद कर सकते हो तो ये हो जाएगा कैल्विन एंड क्लोसियस, ठीक है, और ये हो जाएगा नर्न्स्ट, ठीक है, और ये जूल। ठीक है, यानी कि जीरोथ लॉ जो था, जीरोथ लॉ ऑफ टीडी थर्मोडायनामिक्स, ये पहला है, और सेकंड में है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये किसने दिए, इनके नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये जूल भी साइंटिस्ट का नाम है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन देगा, अभी तो दिया नहीं अपनी क्लास में, तो वो देगा कैल्विन एंड क्लॉसियस। और जो थर्ड लॉ होगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो देगा यहाँ पर नर्न्स्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो बीच में मुझे ध्यान आ गई तो मैंने आपको बता दी। अब अपन आते हैं इस पर, यहाँ पर इस प्रकार का एनर्जी सिस्टम है।
अब ये साइकिल के लिए कार्यक्रम करने वाले अपन, किसके लिए? साइकिल के लिए। तो साइकिल के लिए कैसे करेंगे भाई? पी वी का डायग्राम बना दो, बना दिया। ये पी, ये वी, बना दिया पीवी डायग्राम। यहां पर ये पॉइंट है 1, ये है 2, 1 और 2। इज इट क्लियर? महेश बाबू क्लियर है भाई? यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है महेश? ठीक है ना? तो देखो यहां पर हम अगर चलते हैं 1 से, पाथ 1 से 2 की तरफ चला मैं, किसके थ्रू? प्रोसेस ए के थ्रू। अच्छा मैं 2 से वापस आ गया, 2 से मैं वापस आ गया किसके थ्रू? बी के थ्रू। बी एक प्रोसेस है, बी एक रास्ता है जिसके थ्रू आ गया। अच्छा मैं ए पाथ से 2 पर तो चला जाता, लेकिन मैं अगर बी से नहीं आता सी से आ जाता तो आ सकता था, मेरे पास चॉइस है, सी रास्ते से आ जाऊं। यानी कि यहां पर 2 साइकिल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं यहां पर? 2 साइकिल। एक साइकिल कौन सा बन रहा है? साइकिल 1 की अगर मैं बात करूं तो साइकिल 1 बन रहा है यहां पर कि वो 1 से चला, ए के रास्ते से 2 पर पहुंचा, फिर 2 से वो निकला बी के रास्ते से वापस 1 पर पहुंचा। एक साइकिल ये हो गया। साइकिल 2 अगर मैं बात करूं, साइकिल 2 दूसरे नंबर का साइकिल, उसमें क्या हुआ? वो 1 से चला, कौन से रास्ते? ए के रास्ते, और कहां पहुंचा? 2 पर पहुंचा। 1 से चला ए के रास्ते 2 पर पहुंचा, और 2 से चला सी के रास्ते वापस 1 पर पहुंचा, सी के रास्ते वापस 1 पर पहुंचा। ये 2 साइकिल हो गए हमारे, यहां पर हो गए 2 साइकिल। अब साइकिल के लिए मैंने बोला है किसी एक साइकिल के लिए जो एनर्जी हीट में लॉस हुई है उतनी ही एनर्जी वर्क में मिल गई होगी। इतनी बात है, यही बोला अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन की बात। तो ये अपन साइकिल्स के लिए बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? यहां पर मैं लिखता हूं 4 साइकिल 1। साइकिल 1 में देखूंगा मैं तो क्या देखूंगा कि जितनी हीट इधर जा रही है, सम करना है मुझे टोटल हीट। तो एक हीट तो कौन सी होगी? डेल्टा क्यू होगा 1A2, ये होगी। दूसरी हीट पहले साइकिल में बी से जा रहा है वो, तो इस टाइप पर भी हीट होगी, डेल्टा क्यू 2B1 होगी। ये किसके बराबर होगी? टोटल वर्क डन के बराबर। यानी कि यहां पर डेल्टा W 1A2 प्लस डेल्टा W 2B1। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं 4 साइकिल 2 करूं, 4 साइकिल 2, देखो थोड़ा सा समझने के लिए दिमाग की आवश्यकता है और वो एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे करूं तो 2 वाले साइकिल में पहले ए से 2 पर गया, तो पहले हीट की बात कर लेते हैं। तो 1A2, ठीक है, प्लस फिर 2 से सी पर गया, डेल्टा क्यू 2C1। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूंगा? डेल्टा W 1A2 प्लस डेल्टा W 2C1। मैंने इन इक्वेशंस में लगा दिया जोड़ घटाओ गुणा भाग। कैसे? मैंने घटा दिया भाई, मैं यहां पर माइनस कर दूंगा, यहां पर माइनस कर दूंगा, यहां पर माइनस और यहां पर माइनस। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे क्योंकि सेम है। बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ और सिर्फ, मैं यहां पे बताता हूं आपको, ये पॉजिटिव इसको आगे ले लेता हूं, डेल्टा क्यू 2B1 माइनस डेल्टा क्यू 2C1। ठीक है, इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? डेल्टा W 2B1 माइनस डेल्टा W 2C1। ये आया। इसको मैं अगर फर्दर बात करूं, क्या आया भाई मेरे पास? ध्यान देना, डेल्टा Q 2B1 माइनस डेल्टा Q 2C1। इज इट क्लियर? यहां पर है डेल्टा W 2B1 माइनस डेल्टा W 2C1, यही आया। अब इन दोनों में मैं उल्टा पलटा करूं भाई, 2B वालों को एक साथ कर दूं तो मैं डेल्टा Q 2B1 माइनस डेल्टा W 2B1 कर दूं, बिल्कुल अच्छी बात है। इधर इसको लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, नहीं डेल्टा Q 2C1 हो जाएगा माइनस डेल्टा W 2C1। अच्छा ऐसा है क्या? यहां पर आप देखोगे कि यार मैं डेल्टा Q माइनस डेल्टा W कर रहा हूं किस प्रोसेस के लिए? 2B1 के लिए, तो बराबर आ रहा है डेल्टा Q माइनस डेल्टा W 2C1 के। यानी कि दो अलग अलग रास्तों से जा रहा हूं, दो अलग अलग पाथ से जा रहा हूं, फिर भी मेरी वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब वो रास्ते के साथ बदल नहीं रही है, इसका मतलब वो पाथ फंक्शन नहीं है। यहां पर आपको समझ में आ रही होगी। यहां पर मैं आपको ये लिखा देता हूं ताकि आप इसके लिए क्लियर हो कि मैंने इसको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्यों बोला।
बिकॉज वैल्यू इज सेम फॉर टू डिफरेंट पाथ्स। वैल्यू इज सेम फॉर टू डिफरेंट पाथ्स। अब ऐसा है तो इसको मैं बोल सकता हूं कि नॉट पाथ फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन। अच्छा भाई पाथ फंक्शन नहीं है, दो पॉइंट सेम है, फॉर सेम स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। ध्यान देना, ये भी लिख दो। इसका मतलब नॉट अ पाथ फंक्शन बट पॉइंट फंक्शन, बट इट इज अ, ऐसा लिख देता हूं, बट इट इज अ पॉइंट फंक्शन। ये अगर पॉइंट फंक्शन है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या होगा? पॉइंट फंक्शन क्या कहलाता है भाई? पूरी रटी रुटाई चीजें हैं, हमें सब पता है, पूरा कॉन्सेप्चुअल हम चल रहे हैं। मैं इसको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्यों बोलूंगा ये खुद आप भी समझ जाएंगे। इट इज अ पॉइंट फंक्शन, और ये पॉइंट फंक्शन है तो क्या होगा? ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी हो जाएगा, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। और अगर ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होगी तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्या होगा? ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, यानी इसको डी के टर्म्स में लिख सकता हूं मैं, है ना? ध्यान देना है। और इसका ही नाम दिया है मैंने क्या? इंटरनल एनर्जी। क्या बोला है इसको मैंने? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है, और इसी को बोला है मैंने डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू। क्या बोला मैंने? डी यू। ये जो है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, ठीक है ना? और ये u जो है यहां पर, दिस इज इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है ये है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और ये जो इंटरनल एनर्जी है, अब आपसे अगर किसी ने पूछ लिया क्या इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो आपको बोलना है कि हाँ है। क्या बोलोगे? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। आगे बात समझ में? तो ये क्या होगी? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जिसको बोलेंगे अपन इंटरनल एनर्जी। यानी कि यहां से अब हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे नेक्स्ट जो अपकमिंग सिचुएशन आ रही है, किसकी? हीट कैलकुलेट करने की। हमने हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक और जितने भी प्रोसेस हैं उनके लिए हमने क्या कैलकुलेट कर रखा है? वर्क डन कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है ना? क्या कैलकुलेट कर रखा है? वर्क डन कैलकुलेट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा भैया? वर्क डन नहीं होगा, यहाँ पर होगा अब हीट का कैलकुलेशन, कि किस प्रकार इनमें हीट अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? ये वाली बात है सर। और ये जो है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? एक प्रोसेस के लिए। और प्रोसेस कैसा हो सकता है? इट कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, दोनों प्रोसेस के लिए। दोनों के लिए वैलिड है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन का थोड़ा बदला हुआ रूप दिखाऊं क्या? बदला हुआ रूप ये होगा कि हमने dw को क्या लिखा था? एक तरीके से हमने dw को लिखा था
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ये डी यू जो कि इंटरनल एनर्जी है प्लस, अच्छा ये डी यू क्यों लिखता हूँ, डेल्टा क्यू लिखता हूँ, इसका भी लॉजिक है यार, इसका भी लॉजिक है। आप जब ऐसे पढ़ रहे होंगे ना, आपको पढ़ाया होगा कॉलेज में या बुक से पढ़ रहे हो, तो आपको ये भी समझ भी नहीं आएगा कि इसको तो ये वाला डेल्टा क्यू लिखते हैं, इसके डी क्यू लिखते हैं। इसका कारण है जो मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। ये होगा पी डी वी, क्योंकि अपन ने वर्क डन पढ़ा था किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। ये किसके लिए वैलिड है, ये इक्वेशन रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम के लिए है, रिवर्सिबल क्लोज या फिर नॉन फ्लो सिस्टम बोल सकते हैं, नॉन फ्लो सिस्टम के लिए। फ्लो सिस्टम्स हम सारे पढ़ेंगे किसके अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। यहां पर जो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिर्फ नॉन फ्लो सिस्टम्स के बारे में अपन बात करें, ठीक है। कोई समस्या नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं हमारे प्रोसेसेस पे, कि मैं पहले बार बात करूंगा आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस, हीट कैलकुलेट करेंगे ना अपन यहाँ पर, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना। सारे क्लोज सिस्टम के लिए बात करें अपन। आइसोकोरिक के बारे में ज़्यादा डिटेल अब मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आप ये भी जानते हैं कि डीवी क्या होगा, ज़ीरो होगा। डीवी ज़ीरो होगा तो वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर हीट की बात करूँ तो ये आ जाएगा डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू इज ऑलरेडी ज़ीरो। क्या होगा ये, ज़ीरो। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन निकलेगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू, और मैं आपको बता दूँ यू इज़ द इंटरनल एनर्जी, मैंने यहाँ पर लिखा था। और ये जो इंटरनल एनर्जी है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ, इट इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यू से मैं अगर बताता हूँ इसे, ये क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिखा भी देता हूँ, ऐसा नहीं लिखा था, नोट डाल लेते हैं अपन एक छोटा सा। एक नोट डाल लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे अपन यहाँ पर, टेम्परेचर डिफरेंस की नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर बात है, ठीक है। यानी इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है हमेशा। और इसी के आधार पर मैं डेल्टा क्यू जो कि हीट में सप्लाई कर रहा हूं, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर टोटल इंटरनल एनर्जी में जा रहा है, क्योंकि वर्क डन ज़ीरो है। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। मैंने बोला था कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है उसमें सारी की सारी एनर्जी टेम्परेचर को राइज करने में चली जाती है, यानी कि उनकी जो पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी होती है उसी में चली जाती है। वर्क डन ज़ीरो होता है, तो वही काम यहाँ पर हुआ। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर m यानी मास, cv यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी। और डेल्टा टी को मैं अलग तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, क्योंकि वो भी एक प्रॉपर्टी है, तो dt लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ से मेरा एक फाइनल इक्वेशन आ रहा है, वो इक्वेशन है डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, दुख दुविधा नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। अब अपन आते हैं दूसरे प्रोसेस पर। अभी सारी चीज़ें अपन एक साथ ही करेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रोसेस है जिसका नाम है आइसोबारिक, ठीक है ना, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में मैं बात कर लूँ। आइसोबारिक प्रोसेस में भी आप लोग जानते हैं, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये बात तो आप जान गए, यानी P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होती है, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो जनरली टेम्परेचर का फंक्शन हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का फंक्शन हो जाएगा।
अब यहां पर मैं देख लेता हूं कैसे इसको थोड़ा सा कैसे समझना है। प्रेशर कांस्टेंट है, इक्वेशन वही लगानी है, du प्लस w, क्या pdv लिख देता हूं, w की जगह pdv लिख देता हूं क्योंकि हम क्लोज सिस्टम और नॉन फ्लो सिस्टम की बात कर रहे हैं। अच्छा ये कांस्टेंट है तो इस p को क्या मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूं? कर सकता हूं? बताओ। बिल्कुल कर सकता हूं। ये हो जाएगा q इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी। ये लिख दूं मैं? बहुत बढ़िया। अगर मैं ये लिख देता हूं, अगर ये दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब ये अलग अलग चीजें हैं, तो इनको कंबाइन करके भी लिख सकता हूं डी ऑफ, ये भी लिख सकता हूं u। मैं उल्टा चल रहा हूं, मतलब अगर ऐसा होता तो मैं इनको अलग अलग करते हुए ऐसा पहुंचता, मैं अब इसको ज्वाइन करते हुए ला रहा हूं। पहले बिखेरते हुए पहुंचते हैं अपन, अब मैं ज्वाइन करते हुए ला रहा हूं। ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। और इस टर्म को मैं बोलता हूं, इसी टर्म को मैं बोलता हूं जिसका आपको बरसों से इंतजार था, एंथैल्पी। क्या बोलता हूं मैं इसको? एंथैल्पी। यानी कि मेरी एंथैल्पी क्या होगी यहां पर? एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं, एंथैल्पी जो है वो एंथैल्पी यहां पर होती है H इज इक्वल टू U यानी इंटरनल एनर्जी प्लस PV। और ये क्या है? ये पर्टिकुलर एब्सोल्यूट सिस्टम पर बात करते हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर होती है ऐसा, यानी ये पॉइंट फंक्शन है, नॉट अ पाथ फंक्शन। यानी एंथैल्पी भी एक पॉइंट फंक्शन है और ये भी क्या है? एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ऐसे बता देता हूं मैं आपको। तो यहां पर H इज इक्वल टू यू पीवी हो जाएगा। और ये जो DH होगा, ये DH होगा, ये भी एंथैल्पी है, एक तरह से सिस्टम की एनर्जी है। और ये सिस्टम की एनर्जी की यहाँ पर क्या होता है? ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, इसलिए मैं इसको लिखता हूँ mCp/dt। mCp/dt क्या लिखता हूँ मैं इसको? mCp/dt। इज इट क्लियर? इसके बारे में बोलूं मैं अगर आपको, तो ये होता है एक पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इसीलिए तो इसको DH लिखते हैं अपन, ठीक है ना? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है इसलिए तो DH लिखते हैं, अदरवाइज डेल्टा लगा रहे होते इस तरह से। ये हो जाएगा। अब जिस दुविधा में आप हो अभी CPCV वाली में, उस दुविधा का भी मैं इलाज करता हूँ, उस दुविधा का भी मैं इलाज करता हूँ। यार श्रीमान, अभी सीताराम जी आपकी केमिस्ट्री अब पढ़ाएंगे जुगल सर, जुगल सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे थोड़ा समय नहीं है, इस वजह से मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर सकता केमिस्ट्री की। जुगल सर आपकी बाकी वाली केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, अब अपन लेते हैं एक दूसरा प्रोसेस जिसका नाम है आइसोथर्मल। ठीक है ना? दो तो कर लिए अपन ने, तीसरा करते हैं अपन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है? इसमें भी आप जानते हो, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे थे, क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब ध्यान देना, टेम्परेचर कांस्टेंट, अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला था U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। बोल सकता हूँ ना यहाँ से, यानी कि U इज ऑल्सो कांस्टेंट। बोल सकता हूँ मैं, अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो du चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर वही लगा देता हूँ मैं, dq इज इक्वल टू क्या था? du प्लस pdv। यही था हमारा, तो यही था। तो भैया यहाँ पर मैंने देख लिया कि du सर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी मेरी कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ पर जितनी हीट आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ किस में जा रही होगी? वर्क डन में। और ऐसा बहुत ही रेयर केस में पॉसिबल है, मतलब पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए,
ऐसा मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है, बहुत ही इरिवर्सिबल सिस्टम है ये। कैसा सिस्टम है? जो पॉसिबल नहीं है वो इरिवर्सिबल होता है, हाईली इरिवर्सिबल है ये, हाईली इरिवर्सिबल सिस्टम, रिवर्सिबल सिस्टम। कौन है सबसे ज्यादा इरिवर्सिबल सिस्टम? आइसोथर्मल सिस्टम या आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस है यार, ये तो सिस्टम थोड़ी है, प्रोसेस लिखते हैं। क्लियर होगी बात? कोई तकलीफ नहीं है इसमें? सीताराम जी, मैंने बताया केमिस्ट्री की क्लास जुगल सर कंप्लीट करेंगे। अब मैं एक बात आपको बताऊं, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बताता हूं। फोर्थ वन है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है भैया? चेंज इन हीट, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर, यही होता है। कोई हीट ट्रांसफर नहीं, तो हमें पता है कि यार हीट जब ट्रांसफर ही नहीं होगी तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? कोई मतलब नहीं है कुछ कैलकुलेट करने का, जीरो होगा। किसमें? एडियाबेटिक में। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा अभी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट ही आएगा आपका सेकंड लॉ में। अभी हम फर्स्ट लॉ में, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं इसको। अभी हम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है, सेकंड लॉ में आइसेंट्रोपिक और एंट्रोपी पर बात आएगी। एंथैल्पी पर बात आनी थी, वो आ चुकी है, ठीक है। वैसे अगर मैं पॉलीट्रॉपिक के बारे में बात करूं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में भी देख लेते हैं अपन। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा? हीट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो हीट होगी वो सिंपली ये डेल्टा क्यू पॉलीट्रॉपिक, अगर मैं इसको लिखूं तो ये पॉलीट्रॉपिक हीट होगी यहाँ पर गामा माइनस एन, और ये गामा माइनस 1 ब्रैकेट में। और जो हमने कैलकुलेट किया था वर्क पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, वर्क क्या कैलकुलेट किया था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, यही किया था। देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डेल्टा W पॉलीट्रॉपिक जो अपन ने कैलकुलेट किया था, वो वापस से याद दिला देता हूँ। आप लोग तो भूल गए होंगे, लेकिन मुझे जरूर याद है। दिस इज पॉलीट्रॉपिक वर्क, जो हमने जब वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे सभी प्रोसेस के लिए, तो ये किया था, ठीक है। और यही है यहाँ पर आपके किसके लिए? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हीट का। इज इट क्लियर? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आप बहुत दुविधा में थे, बहुत ही दुविधा में थे ही सही। अच्छा, इनको एक अपन ऐसा कर लेते हैं कि डेल्टा क्यू एक वो बना लेते हैं, इनकी टेबल बना लेते हैं। टेबल जैसे अपन ने वर्क डन में बनाई थी ना, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रोसेस, और यहाँ लिख देता हूँ मैं हीट, डेल्टा क्यू, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या होगा हमारा? पहला प्रोसेस था हमारा आइसोकोरिक। कौन सा? यहां पर हीट क्या थी साहब? बताओ जल्दी से। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, यही थी, ठीक। दूसरा था आपका आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, यहाँ पर एंथैल्पी था, और ये था किसके इक्वल? एम सी पी डेल्टा टी डी टी, ठीक है, क्लियर है। थर्ड प्रोसेस था आपका आइसोथर्मल। आइसोथर्मल हाईली इरिवर्सिबल था आइसोथर्मल प्रोसेस।
यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या था आपका, पीडीवी, यही था, ठीक है। फोर्थ था हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये एडियाबेटिक प्रोसेस जो है इसके अंदर डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये डेल्टा क्यू जीरो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। इसी के आधार पर जो इक्वेशन आती है ना, पी वी की पावर गामा, P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो इसी के आधार पर आती है। वो अपन डायरेक्टली पहले उसको लेके चलते हैं, नहीं तो वो कहाँ से आती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आती है, उसका डेरिवेशन है यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ज़्यादा किसी काम का नहीं है, तो हम उस पर ज़्यादा समय बिताएं नहीं, डेरिवेशन पर। फिफ्थ नंबर है हमारा पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया डेल्टा क्यू होता है n माइनस गामा, सॉरी गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 ब्रैकेट में होगा। यहाँ वो लिख देता हूँ मैं पॉलीट्रॉपिक वर्क, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ये होगा, ठीक है। ये क्लियर है, यही लिखाया था अपन ने। ठीक है, यहां से ले आते हैं इसे। ये बन गई भाई डिज़ाइन, बढ़िया वाली डिज़ाइन बन गई। प्रोसेस और हीट मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट और दोबारा से रिवाइज करता हूँ, और उस एंथैल्पी के आधार पर ही हम आगे जो रिलेशन वाली बात कर रहे थे अपन कि Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर कैसे आता है, वो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हेमराज जी बोल रहे सर क्लास का टाइम क्या है। यार हेमराज जी, मेरे पास क्या है, समय की काफ़ी बहुत बड़ी समस्या है, इस वजह से ये क्लास का टाइम मैं आपको जनरल बता देता हूँ। जनरल जो क्लास का टाइम है बता देता हूँ। ये क्लास होती है 7:30 से 8:30 के बीच में शुरू हो जाती है, ख़त्म कब होती है ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना, शुरू हो जाती है इस टाइम पर, बट एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर अभी मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली ये 8 पर होती है, मोस्ट प्रोबेबली जो टाइम है इसका 8 बजे का है, 8 AM, तो आप इस तरह से देख सकते। तो 8 बजने से 10-5 मिनट पहले आ जाएं तो पता चल जाएगा कि क्या रहेगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर एंथैल्पी के बारे में। तो एंथैल्पी का मैंने बताया आपको कि H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV होता है, यही होता है, ठीक है। DH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही DU प्लस DPV। आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो, PV इज इक्वल टू MRT। भैया मास के रूप में लिखेंगे अपन, क्योंकि हम सारा कुछ मास में डील कर रहे होंगे, जैसे MCV dt, MCP dt, तो यहाँ पर मास के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या है, आइडियल गैस। ठीक है ना, आइडियल गैस इक्वेशन है। अब इस आइडियल गैस इक्वेशन से मैं यहाँ पर DH लिख दूं, तो DH क्या था भैया, मैंने लिखा था MCP dt था, वैसे ये क्या था, MCV dt था, ठीक है। और ये आइडियल गैस इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो मैं PV को MRT लिख सकता हूं, यानी कि ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा MRDT, यही होगा ना भाई,
डी तो टेम्परेचर में आएगा क्योंकि वही है प्रॉपर्टी, भाई एम आर तो कांस्टेंट है तो आगे ले लिया मैंने। तो यहाँ से एम एम काट दो सर, डी टी काट दो सर। तो क्या आया, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, यही आया ना भाई। एम एम तो कट जाएगा, मैं लिख देता हूँ, एम कट जाएगा डी टी कट जाएगा, एम कट जाएगा डी टी कट जाएगा, एम कट जाएगा डी टी कट जाएगा। तो क्या आया, यही। और यही था हमारा रिलेशन जो हमने लेके चले थे। सबको समझ में आएगी बात। अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। कल संडे था हेमराज जी, कल संडे था इसलिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था, ये तो बता ही दिया अपन ने, और मैंने बताया था सी पी अपॉन सी वी क्या होता है, गामा होता है, ठीक है। गामा की वैल्यू जनरली क्या होती है, आप जानते हैं 1.4 होती है। अब हम थोड़ा एयर के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम आइडियल गैस सिर्फ एयर को मानते हैं। तो फॉर एयर अगर हम बात करें, एयर के लिए अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एयर के लिए गामा क्या होता है 1.4, क्या लेते हैं अपन एयर के लिए गामा 1.4, ठीक है। Cp क्या होता है एयर के लिए 1.008 किलो जूल पर केजी केल्विन, यही होता है। Cv क्या होता है, Cv की अगर आप बात करोगे तो ये होता है आपका 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। R की बात करोगे, R तो एक कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, तो ये होता है 0. ये मैंने पहले भी लिखा रखा है, ये 0.87। अगर आपके पास गामा और R है तो आप CpCv को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। इफ़ यू नो गामा एंड R, तो आप ये जो फॉर्मूले मैंने बताए दो, इन दोनों की हेल्प से CpCv को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करोगे देखो मैं बता देता हूँ। Cp क्या होता है, Cp होता है गामा R अपॉन गामा -1, आई थिंक यही होता है, गामा -1 बिल्कुल। और Cv क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करोगे, Cv होता है R अपॉन गामा -1, सिंपल सा। ये दो फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप आराम से इन दोनों को कैलकुलेट, दो वैल्यूज आपको दे रखी है, एक तो गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट और एक दे रखा है एडियाबेटिक कांस्टेंट, दोनों दे रखा है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ वैल्यूज है। अब इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कर ले क्वेश्चन। ये लो भाई क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ। हीट एंड वर्क, हीट और वर्क है क्या भाई, वो पाथ फंक्शन है, सिंपल सी बात है, पाथ फंक्शन है, वो कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा हमारा जो है क्वेश्चन वो है कि क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग आइसेंट्रोपिक, देखो ध्यान देना, ये आइसेंट्रोपिक लिखा है, आइसोनट्रोपिक जिसको बोलते हैं। मैंने बोला था आइसेंट्रोपिक कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक। कौन सा होता है, एडियाबेटिक। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैं अभी ज़्यादा गौर करके इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, तब अपन बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कौन सा होगा, एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें तो आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया में किया गया काम होता है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा बी आंसर है, बिल्कुल सही है। वो मैं क्या गलत समझ रहा हूँ, क्या गलत समझ रहा हूँ, देखो आइसेंट्रोपिक में क्या होता है, वर्क डन ये होता है PV P2 गामा -1, यही होता है, ठीक है। तो मैं इसको गामा -1 को आगे ले लेता हूँ, 1 बाई गामा -1, और ये हो जाएगा मेरा P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है। अब इसको क्या लिखते हैं यार, अपन पास तो इक्वेशन है ना, आइडियल गैस इक्वेशन MRT लिख सकता हूं मैं। तो अगर P1 V1 हो गया तो P1 V1 क्या हो जाएगा, MRT1, यही तो होगा। वैसे P2 V2 क्या हो जाएगा, P2 V2 MRT2। भाई R सब के लिए सेम है, M मास सब के लिए सेम, तो यहां पर वही लगाना है अपने को ना,
यहाँ पर क्या करना है, वही करना है। मैं थोड़ा कंफ्यूज किया गया था देखो क्या करो, लगा दो, लगाओगे तो क्या आएगा, ये एम आर तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एम आर कॉमन है, गामा -1, यहाँ से आएगा ये T1 - T2। ठीक है, क्या आ रहा है, कहाँ आ रहा है, एम आर, ये 1 है, ये क्या कहीं पे मिस हो रहा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, बताओ कौन सा वाला सही है। एम आर इसमें आ रहा है, इसमें तो एम आर आ ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत होगा। इसमें गामा -1 आ रहा है, इसमें गामा आ रहा है, यानी कि सी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा आंसर सही, सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस द रेशियो ऑफ T1 T2 इज इक्वल टू। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अपन ने पढ़ा था पिछली बार, क्या पढ़ा था अपन ने, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पर आपको पीटी रिलेशन, टीवी रिलेशन सब पढ़ाया था। क्या होता है, पढ़ाया था ना मैंने, अब तुम लोगों को ध्यान ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ यार। अब एक किसका रिलेशन है, ये टीपी रिलेशन पे प्रेशर और वॉल्यूम में दे रखा है। तो यहाँ पर दो रिलेशन थे हमारे, दो रिलेशन थे। एक तो टीवी रिलेशन के बारे में मैं बात करता हूँ, डायरेक्टली लिखा देता हूँ आपको, आप दोबारा से पिछली क्लास देख लेना कैसे आया था। तो टीवी रिलेशन तो क्या था अपना, V1/V2 की पावर गामा -1, और ये था P2/P1। ठीक है, अरे यार P2 क्यों लिख दिया मैंने, टीवी है ना, T2/T1। मैं भी क्या भोकलाट में, मतलब जल्दबाजी में ना गलत लिख दिया। ये था एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या था हमारे पास, जिसका यहाँ पर कौन कौन सा है, टीवी है और टीपी है। अब टीपी रिलेशन भी देख लेते हैं, या पीटी रिलेशन भी देख लेते हैं, है ना। पीटी रिलेशन, पीटी रिलेशन क्या है, फाइनल अगर मैं पीटी रिलेशन की बात करूं तो ये था T1/T2 इज इक्वल टू, और फाइनल आ रहा था मेरा P2/P1, मेरे को भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, ये आएगा गामा -1/गामा। ठीक है, ये क्या P1 P2 का उल्टा सुल्टा हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है भाई। यहाँ पर क्या मैच कर रहा है आपका, अगर P1/P2 की बात करें तो T1 T2, भाई ये वाला तो मैच नहीं कर रहा होगा, ए तो मैच नहीं कर रहा होगा, तो उल्टा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो T1/T2 ये उल्टा कर लो, तो ये V2/V1 हो जाएगा, V2/V1, और उसकी पावर गामा -1 हो जाएगा। ऐसा है क्या कहीं, डी बता रहे हो तुम, कुछ तो गड़बड़ है। गामा -1/गामा, हाँ, ये वाला ही सही, ए आंसर सही है, ए आंसर सही है। क्या गड़बड़ है ये मैं बता देता हूँ आपको, ए आंसर सही है। ये जो है ना, ये होता है 1 - गामा/गामा, और अगर इसको ऐसे लिखोगे आप P1 - P2, तो ये आएगा आपका गामा -1/गामा। ठीक है ना, इस वजह से ये वाला सही है, बिल्कुल। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा दोबारा से रिकॉल कर लेना, याद रखना, बाकी के आंसर आपके गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एयर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। कैसे आइसोथर्मली, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाय परफॉर्मिंग वर्क इज इक्वल टू, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम बात करें तो आइसोथर्मल में डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है, DU + PdV, यही होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आइसोथर्मल है तो DU क्या हो जाएगा, 0, यानी डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PdV, यही होगा। चलो बात करते हैं। वर्क इक्वल टू 16 जूल, वर्क कितना है, 16 जूल है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क इक्वल टू 16 जूल, अरे यार PdV तो 16 जूल है, और ये पूछ रहा है किलो जूल कि एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो
तो जहां पर ये इतना इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सब घुमाने के लिए लिखा हुआ है। जहां पर उसने बोल दिया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A mixture of gases expands from 0.03 meter cube to 0.06 meter cube at constant pressure of 1 MPa। यानी प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर ये ध्यान रखना, प्रेशर कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू भी लिखी हुई है क्या भैया, 1 MPa यानी 1 मेगा पास्कल। एंड एब्जॉर्ब 84 किलोजूल हीट। भाई जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ये जो हीट होती है यहाँ पर क्या होता है, ये होता है पूरा सिस्टम अपना, अगर मैं बात करूँ तो ये होता है, ठीक है ना, यही होता है। और dW को बोलता हूँ मैं क्या, वर्क डन, और इसको मैं वर्क डन को यहाँ पर लिखता हूँ dV, यही लिखता हूँ। कितने जूल, 84 जूल हीट है ड्यूरिंग द प्रोसेस। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर इज, वॉल्यूम में जो चेंज है, वॉल्यूम में जो चेंज है ये बता रहा है V2 बता रहा है ये 0.06 मीटर क्यूब, V1 बता रहा है ये 0.03 मीटर क्यूब। ध्यान देना, ये 84 किलोजूल इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस प्रेशर कितना है 1 मेगा पास्कल, तो 10 टू दी पावर 6 पास्कल हो गया ये, इंटू चेंज इन V2 माइनस V1 होगा dV को, V2 माइनस V1 क्या आ जाएगा, 0.03 आएगा ये, ठीक है, 6 में से जाएगा तो 3 आएगा, ये आ गया मीटर क्यूब। अब आप ये देख लो, आराम से करो इसको सॉल्व। du क्या हो जाएगा, ये 10 टू पावर 6 है तो 2 इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, यानी 3 इंटू 10 टू पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही हो जाएगा। और ये 84 किलो जूल है, 84 किलो जूल का मतलब हो गया 84 इंटू 10 टू दी पावर 3 है किलो का मतलब। यहाँ पर भी हम किलो जूल की जगह ये लिख देते हैं। इसको भी 10 टू दी पावर 3 करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर 3 करते ही 30 इंटू 10 टू दी पावर 3, यही होगा। इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 30 होते 114 इंटू, अच्छा इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 इंटू 10 टू दी पावर 3 du आ जाएगा। du क्या आएगा आपका यहाँ पर 54 किलो जूल। किलो जूल, ठीक है भाई। मेरी गणित थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप सब लोग अच्छी गणित लगाते हैं तो वो लगा के रखें, ठीक है ना, समझ में आएगी बात, क्लियर कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें होता क्या है ऐसा भाई। रिवर्सिबल प्रोसेस में ना तो कोई हीट गेन होती है ना कोई हीट लॉस होता है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रही है। इरिवर्सिबल मतलब नॉट रिवर्सिबल, क्या वहां पर लॉस ऑफ हीट होती है इरिवर्सिबल में? क्या वहां पर नो लॉस नो हीट होती है? क्या वहां पर गेन ऑफ हीट होती है या नो गेन ऑफ हीट होता है? अब देखो यहां पर जो है मैं रिवर्सिबल सिस्टम की बात करूं तो ना तो हीट गेन होती है ना हीट लॉस होती है, ठीक है ना। नो लॉस ऑफ हीट और नो गेन ऑफ हीट किसमें, रिवर्सिबल में। ध्यान देना, रिवर्सिबल की बात करूं, ये ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ने थोड़ा आपको भी कंफ्यूज कर दिया होगा और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार एग्जाम में। क्या है रिवर्सिबल की अगर मैं बात करूं तो रिवर्सिबल के अंदर जो हीट है वही रहेगी, नो गेन नो लॉस। ध्यान देना, इसका मतलब ये है नो गेन नो लॉस, सिंपल सी बात। रिवर्सिबल में, किसमें, रिवर्सिबल में। अब मैं इरिवर्सिबल की भी बात कर दूं, इरिवर्सिबल में भी क्या होता है भैया, इरिवर्सिबल की बात करूं, रिवर्सिबल में तो बिल्कुल क्लियर है ना, मैंने आपको बताया था, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों किसमें होने चाहिए, वापस इनिशियल सिस्टम पर आने चाहिए, इनिशियल स्टेट पर आने चाहिए, तब मैं क्या बोलूंगा वो रिवर्सिबल है।
लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब ये होगा कि वो वापस इनिशियल स्टेट पे आने तो चाहिए उसी पाथ से, ठीक है, उसी पाथ से, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल का मतलब है, मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि इरिवर्सिबल का मतलब है कि यहां पर लॉस नहीं होगा, कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन। जैसे अगर मैं चाहूं, इसका मतलब ये है कि मैंने अगर टोटल हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दी साहब, कर दी ना, लेकिन मैं अगर टोटल वर्क को हीट में कन्वर्ट करना चाहूं तो भी कर दूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि जैसे मैंने हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था कि टोटल हीट जो है वो वर्क में कभी ट्रांसलेट पूरी हो ही नहीं पाएगी, जबकि वर्क जो है वो टोटल हीट में ट्रांसलेट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां पर जो लॉसेज आएंगे, यानी कि जब मैं वर्क से हीट कर रहा हूँ तब तो हो गया, जब मैं हीट से वर्क जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ मैं, तब ये प्रोसेस क्या हो गया, सेम नहीं हुआ, तब मैं पूरा नहीं कर पाया, यानी इरिवर्सिबिलिटी आ गई यहां पर। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, वो लॉस नहीं है, वो क्या है, लॉस नहीं है, वो कन्वर्जन है। वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई टोटल हीट, लेकिन वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहां पर अपन इसका आंसर यही मानेंगे, नो लॉस ऑफ हीट। क्या मानेंगे, नो लॉस ऑफ हीट। देखो वर्क डन, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है ना, ये बोल रहा है। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन गिवन पेयर ऑफ द एंड स्टेट्स डिपेंड्स ऑन, एक गिवन पेयर ऑफ द एंड स्टेट, मतलब ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है ना, इन दोनों पर तो डिपेंडेंसी बतानी नहीं है, ठीक है। एंड स्टेट्स मतलब ये पहली स्टार्ट पोजीशन है और ये एंड पोजीशन है, तो ये बता रहे इन पर डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। द एंड स्टेट ओनली, ये तो हटा दो, अभी ये हमारे उसमें नहीं होगा, क्योंकि इन पर डिपेंडेंसी देखनी ही नहीं है अभी हमें। पर्टिकुलर एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं, पर्टिकुलर एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, यहां पर जो आएगा एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर तो जीरो होता ही है, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये वाला भी आपका आंसर नहीं होगा। सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्यों होगा, ये इंडेक्स एन, एन इंडेक्स का मतलब होगा ये गामा की बात कर रहा है। ये जो एडियाबेटिक इंडेक्स होता है ना, एडियाबेटिक कांस्टेंट, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि उसी पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, Cp अपॉन Cp माइनस Cv। तो Cp माइनस Cv जो होता है वो होता है R। अब यहां पर क्या है यार, ये R नहीं दे रखा कहीं, ठीक है, Cp माइनस Cv R नहीं दे रखा, ये क्या है, ये R जो है ये बड़ा कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, ये पर जे दे रखा है, पर जे मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ में आई बात। आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो पूरे ही गलत है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, Cp अपॉन Cv अपॉन Cp तो गामा नहीं होता, ठीक है, Cp माइनस Cv R अपॉन जे होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये जे कहाँ से आया, लेकिन ये तो होगा ही नहीं और ये भी होगा ही नहीं, ये जे कहाँ से आया, ये भैया जे जो है ये इन्होंने अपनी तरफ से जोड़ा, ठीक है ना। ये विशिष्ट निश्चित दाब पर निश्चित आयतन पर, निश्चित दाब और निश्चित आयतन दोनों पर जो विशिष्ट ऊष्माएं हैं वो उनके आपस में संबंध को दर्शा रहा है। लेकिन ये जो जे है ये एक तरीके का कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट जो इस साइड पे लगेगा, इस साइड पे तो नहीं लगेगा, ये इस साइड पे ही लगेगा। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये आंसर करना है, नहीं तो ये क्या करेंगे, हमारा आंसर गलत करा देंगे, हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि भाई ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन हमने पढ़ा जो बिल्कुल करेक्ट है, इसको देखकर यूं मत समझ जाना कि सर ने गलत पढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट है। ये तो एग्जामिनर ने यहाँ पर जो है छापने की गलत कोशिश कर दी, ठीक है, जे दे दिया, जबकि जे का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, और स्पेसिफाई भी नहीं किया कहीं क्वेश्चन में कि जे है क्या। तो ऐसी कंडीशन में अपने को सही आंसर यही मार्क करना पड़ेगा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब मैंने बोला था आपको कि अगर आपको गामा और आर दे रखा हो तो आप Cp और Cv कैलकुलेट कर सकते हैं। Cp कैसे करोगे, गामा R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है ना, वैल्यूज रख लो। गामा की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर दे रखा है 1.375, R की वैल्यू क्या दे रखी है 0.280 डिवाइडेड बाई 1.375 माइनस 1, इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका Cp हो जाएगा। ऐसे Cv का क्या करना, R अपॉन गामा माइनस 1, R क्या हो जाएगा 0.280 1.375 माइनस 1, ठीक है।
कैलकुलेट करो इसे, कैलकुलेट करके देखें। चलो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। हालांकि ऐसी इतनी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस नहीं आती वहाँ पर एग्ज़ाम में। थ्री 7 5 इंटू हाँ, तो ये 1.02 आ रहा है, CP आ रहा है लगभग 1.02 के लगभग, ठीक है। CV क्या आ रहा होगा भाई, CV भी देख लेते हैं अपन। CV जो है 1.7, तो ये इससे भी कम आ रहा होगा, इससे भी कम आ रहा होगा ये 0.280 डिवाइड बाई 0.375। हाँ, ये आ रहा है लगभग आपका 0.746 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये आएगा, यूनिट ध्यान रखना, किलो जूल पर केजी केल्विन ये आ रहा है। कौन सा आंसर मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है ये वाला, डी वाला। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन एंथैल्पी इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट। मैंने आपको बताया था कि ये जो DH होता है, DQ होता है, ये mCp/dt होता है। ये कब होता है, ये उस पर होता है जब कांस्टेंट प्रेशर हो, आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस। और आइसोबारिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, यानी ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निशेस द रिलेशनशिप बिटवीन। पहला थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या करता है, किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, बताओ। ये है, किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, हीट और वर्क के बीच में बता रहा है, हीट वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम के बीच में, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम के बीच में, वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बीच में नहीं। आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी होगा। क्या है, एक तो हीट है, एक वर्क है, और किसके बीच में रिलेशनशिप, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में क्या है, ये प्रॉपर्टी है, क्यों, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। और प्रॉपर्टी क्यों, ये मैंने बताया था, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है, ठीक है ना। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज गिवन बाय, मैंने आपको बताया था जीरोथ लॉ, ठीक है, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आएगा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फिर आएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एक बताया था मैंने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था। तो जीरोथ लॉ तो था फाउलर ने, किसने किया था, फाउलर। उसके बाद जेके ने मतलब जूल ने, और के मतलब कैल्विन ने, कैल्विन एंड क्लॉसियस। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। और थर्ड वाला किया था नर्न्स ने, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट किसने किया, जूल ने, तो आंसर क्या हो जाएगा, जूल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है नॉन फ्लो क्लोज सिस्टम। नॉन फ्लो क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। वैल्यू ऑफ द नेट एनर्जी ट्रांसफर एज हीट एंड वर्क इक्वल टू द, अब ध्यान देना किसके इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है, नॉन फ्लो क्लोज सिस्टम, वैल्यू ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफर एज हीट एंड वर्क इज इक्वल टू नेट एनर्जी ट्रांसफर। तो यही होगा ना, नेट एनर्जी ट्रांसफर, भाई हीट और वर्क, भाई हीट में से कुछ वर्क में बदल गया तो नेट एनर्जी ट्रांसफर तो यही होगा। कुछ वर्क में निकल गया तो नेट एनर्जी ट्रांसफर यही होगा। और इसको क्या बोलोगे आप, इंटरनल एनर्जी। क्या होगा ये, इंटरनल एनर्जी। सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द वर्क बाय द कंप्रेसिंग अ गैस आइसोथर्मली। ठीक है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस देखना है, मतलब सिंपल से आइसोथर्मल प्रोसेस देखना है, और उसमें क्या देना है यहाँ पर, वर्क के लिए एक्सप्रेशन।
वर्क के लिए एक्सप्रेशन। तो आइसोथर्मल में वर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा। एक तो nRT ln V2/V1 होता है, सिंपल सा। यहाँ पर प्रेशर के टर्म्स में लिख रहा है, तो मैं प्रेशर के टर्म्स में बता देता हूँ आपको कैसे होगा प्रेशर के टर्म्स में। आइसोथर्मल में PV कांस्टेंट रहता है, तो P1 V1 P2 V2 होता है, ठीक है ना। V2/V1 ऐसे करोगे आप, V2/V1, तो ये हो जाएगा P1/P2, ठीक है ना। तो P1/P2 कर दो, कहाँ पर है P1/P2, ठीक है। ये T1 ले लिया तो ये आ जाएगा आपका, ऐसे कर सकते हो, मतलब उल्टा सीधा इसी में होगा, ये इन दोनों में नहीं है, सी बी आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।